हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री के केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो केमिकल से डील करती है, जिसके केमिकल करेक्टरिस्टिक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसका जो फादर है फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री इज लेवेसियो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस की जो सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफी है उसके अंदर पंच तत्वों का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसके अंदर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर 5 एलिमेंट हैं। एंशंट ग्रीक फिलोसफी में भी सिमिलर टाइप की क्लासिफिकेशन है। जो हमारे महर्षि कनाड थे, उन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था कि वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, अणु, जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, और अणु बने होते हैं परमाणु के। उसी तरह डेमोक्रेटस जो थे, उन्होंने परमाणु को एक एटम बताया है। एटम मीन्स विच कैन नॉट बी अनकट, जिसको आगे ना तोड़ा जा सके। और जो ये टाइनी पार्टिकल थे, इनको एटम बोला है डेमोक्रेटस ने, जो कि ग्रीक फिलोसफी, एक तरह के ग्रीक थिंकर थे। अब मैटर की बात करते हैं। मैटर में आती है फिजिकल क्वालिफिकेशन। फिजिकल क्वालिफिकेशन के अंदर आती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। उसी तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन आ गई। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें मेटेलिक, मेटेलॉइड, नॉन मेटेलॉइड, और कंपाउंड की बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसी तरह यहाँ पे मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जब सेम कंपाउंड होगा तो होमोजीनियस, अगर अलग अलग कंपाउंड इसके अंदर है हेट्रोजीनियस। ये सारी डेफिनेशन आगे दे रखी है। अब बात आती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा तो उसे हम सॉलिड बोलेंगे, जैसे मेटल, वुड, ब्रिक्स, गैस का। लिक्विड की बात करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप नहीं है। जिस तरह के इसके लिक्विड को बर्तन में डाल देंगे, जिस तरह के कंटेनर में डाल देंगे, उसी तरह की इसकी शेप हो जाएगी, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल। ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। एंड गैसियस स्टेट, ना तो इसका प्रॉपर वॉल्यूम है और ना प्रॉपर शेप है, जितना इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। इस वजह से आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है और उसके वॉल्यूम्स को कम कर दिया गया है। लार्ज प्रेशर अप्लाई करके उसके साइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आजकल जो व्हीकल आए हैं, टायर्स आए हैं, टायर्स के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हम सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हीटिंग और कूलिंग, यहाँ पे आगे लिक्विड स्टेट, यहाँ पे आगे वेपर स्टेट। इसको हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, और लिक्विड को वेपर में बदल सकते हैं, और वेपर को कूल करके दोबारा लिक्विड बदल सकते हैं, और लिक्विड को दोबारा सॉलिड। ये इस तरह की इक्वेशन दे रखी है। वाटर की 3 डिफरेंट स्टेज इसके अंदर दिखा रखे हैं। वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेपर की फॉर्म में। वेपर गैसियस स्टेट हो गई, ये लिक्विड स्टेट हो गई, और ये सॉलिड स्टेट हो गई। ऑल द 3 स्टेट ऑफ द मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फोर्थ स्टेट भी है, जिसे प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। और फिफ्थ स्टेट है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक एंड द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। जो हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वेल्डिंग के अंदर होता है प्लाज्मा स्टेट, जब जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज के थ्रू जो एटम का बाइफोर्केशन होता है, वहाँ पे बनती है प्लाज्मा स्टेट, हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसका सबसे बड़ा वो एग्जांपल है वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग करते हैं, उस वेल्डिंग के अंदर जो होता है वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट होती है, और वेल्डिंग से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे हम वेल्डिंग कर पाते हैं, दो एटम्स को आपस में जोड़ पाते हैं मेल्ट करके। फ्लोरोसेंस ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंटेन इनर्ट गैस, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा। जो हमारी ट्यूब्स हैं घर में, जो ट्यूब्स लगी होती थी, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और नियॉन्स, यू साइन बल्ब, उसके अंदर इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस, अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लोरोसेंस ट्यूब में कैसे हीट जनरेट होती है, कैसे वो लाइट जनरेट होती है, वो प्लाज्मा के थ्रू होती है। इट प्रेजेंस ऑफ दैट मेक द सी एफ एल के अंदर भी और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर भी प्लाज्मा के थ्रू लाइट जनरेशन होती है। अब यहाँ पे आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। 1920 के अंदर जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, जिन्होंने फिफ्थ स्टेट मैटर दिया था, उन्होंने उनके नाम पे इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट पड़ा है, जिसको फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर बोला गया है। अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीडेड, अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी इसे अचीव कर लिया। उसके बाद आता है बोस आइंस्टीन स्टेट इज फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग
अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जिस गैस की डेंसिटी बहुत कम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, किसकी डेंसिटी सबसे कम है? हाइड्रोजन की डेंसिटी बहुत कम है। अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर इज सुपर टू सुपर लो टेम्परेचर। उसको बिल्कुल ठंडा करके जो स्टेट हमें मिलती है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। यानी कोई भी ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनकी डेंसिटी ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम है। हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोजन वगैरह कहीं 0% के अंदर आता है। ऐसे को अगर हम बिल्कुल लो टेम्परेचर के ऊपर कंडेंसेट करें तो इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, और ये प्रोसेस होगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, जो हमने वहाँ पे देखा था। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनको फर्दर सेपरेट ना किया जा सके, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। उसी तरह इनको क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी बिल्ट, जिनको ना तोड़ा जा सके ना जोड़ा जा सके, वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड। अब हम बात करते हैं मेटल की। मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं जनरली एंड नॉर्मली हार्ड। उनके पास लस्टर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड द बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इनकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन एट द लैटिस। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है उसके अंदर लैटिस होते हैं, अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमारे एटम प्लेस होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी मेटल्स की कम हो जाती है। यहीं पे बात करते हैं हम, इसके अंदर मेटल कौन कौन सी है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक। जबकि नॉन मेटल की बात करते हैं हम, इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट होती है मेटल्स के। जैसे यहाँ पे क्या था, हार्ड होती हैं, लस्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सारे के सारे स्टेट ऑफ मैटर नॉन मेटल्स में मिलते हैं, उनमें लस्टर नहीं होता। इसका एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन में लस्टर होता है, इसको छोड़ करके भी बाकी कोई भी नॉन मेटल लस्टरस नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्शन तो हर जगह है, और उस एग्जाम्शन का नाम है ग्रेफाइट, एंड दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल्स की। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रह जाता है मेटलॉइड। मेटलॉइड आर एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी, जिसमें अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हैं, उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। मतलब ये लस्टरस भी हैं एंड नॉन लस्टरस भी हैं, ये हार्ड भी हैं, ये सॉफ्ट भी हैं। इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती भी है, कंडक्टिविटी कम भी होती है। तो इसमें कोई बेसिक ट्रेंड नहीं है, इस वजह से इसको मेटलॉइड की कैटेगरी में डाला गया है। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शनल बाय मास। जब हम एक मास के कंपैरिजन में दो प्रोपोर्शनल में फिक्स कर देंगे तो वो कंपाउंड बन जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ मेड। अगर हम इसमें एग्जांपल ले कंपाउंड का, वाटर। वाटर किस चीज़ कॉम्बिनेशन में बना है? दो एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के, और एक एटम है ऑक्सीजन का। वैसे ही शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जनरली जिसके अंदर कार्बन का एलिमेंट होता है ना, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ, इसमें हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव के लिए बोला जाता है, लेकिन जनरली क्या डेफिनेशन है कि जो लिविंग सोर्स से मिले उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, फैट एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्सेज से बोल रहे हैं इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स कर देंगे इन द इनडेफिनेट प्रोपोर्शनल, उसको बोल देंगे एक मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इन अ मिक्सचर रिमेन अनचेंज, जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो जनरली अनचेंज रहती है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। अब इसके बाद टाइप कितने होते हैं मिक्सचर के? होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है मिक्सचर के अंदर वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहेगी, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर।
एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन इवन बाय अ माइक्रोस्कोप, जैसे कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, आयोडीन डिजोल्व इन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इन टोलिन एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। अब बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, दे डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, और इनको हम देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो भी एटम्स हैं, यानी वी कैन सी दैट विद द नेक्ड आई। अब इसके अंदर क्या आता है, सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर जो है, आयरन और सैंड का जो मिक्सचर है, या जब हम पानी के अंदर रेत डाल देते हैं तो वी कैन सेग्रीगेट द सैंड फ्रॉम द वाटर, तो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया यहाँ पे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से पहले एक इंपॉर्टेंट लिस्ट दे रखी है ऊपर, जो कि एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए गए हैं। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में है, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 46.6%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन है 27.7%। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6% एंड पोटेशियम 2.8%, मैग्नीशियम आ गया 2.1%, हाइड्रोजन आ गया 0.14%। उसी तरह फास्फोरस आ गया हमारा 0.12%, फास्फोरस आ गया हमारा 0.12%। तो सबसे याद रखना है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ओ एस ए आई। ए आई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ऑलरेडी पता है कि एल्यूमिनियम आयरन। ऑपरेटिंग सिस्टम ए आई, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए आई कैल्पोमा, हम इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए आई इज कैल्पोमा। ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन, ए से एल्यूमिनियम, आई से आयरन, सी से सी ए से कैल्शियम, पी ओ से पोटेशियम एंड एम ए से मैग्नीशियम। जनरली एक सीक्वेंस में तो हम इसे याद कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, और इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 46%। ये है हमारा ऑक्सीजन, 27% है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है 8%, आयरन है 5% और कैल्शियम है 3.6%, पोटेशियम है 2.8% एंड 2.1% इज मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस होता है उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारा मैग्नीशियम इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है 2.1%, यानी कि ऑलरेडी यहाँ से अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, तो यहाँ से प्लांट डायरेक्टली ले सकते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और बाहर से भी मैग्नीशियम दिया जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से किया जा सके। एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, और इनके लिए अलग से एक न्यूट्रिएंट यूज़ किए जाते हैं डीएपी। डीएपी के अंदर पोटेशियम एंड फास्फोरस होते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है हमारा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर परसेंटेज कितनी है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन द 65% इन द ह्यूमन बॉडी, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%। यहाँ पे हमारे कैल्शियम है 2% और फास्फोरस है 1%। यानी जो भी हमारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है। एक तरह से आपको लगेगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर। फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सोडियम आ गया 0.15% एंड क्लोरीन आ गया 0.15%। मैग्नीशियम, यहाँ भी मैग्नीशियम आ गया 0.05% एंड आयरन इज 0.004%। आयरन हमारे, हालांकि हीमोग्लोबिन में आयरन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ओनली 0.0004 है। एंड द मोस्ट एलिमेंट इज अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज द ऑक्सीजन। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की सेपरेशन कैसे करेंगे, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द क्रोमेटोग्राफी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दीज आर द बेसिक 8 स्टेट हैं जिसके थ्रू हम जो भी कोई मिक्सचर दे रखा है उसको सेग्रीगेट करते हैं। अब एक एक को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या कर देंगे, सॉलिड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से उसे अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से हम जो मिक्सचर को अलग करते हैं वो नेफ्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर एटसेट्रा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर लगा के हम अलग कर लेंगे। जैसे सैंड है, सॉलिड पार्टिकल, इंजन ऑयल के अंदर सॉलिड पार्टिकल चले जाते हैं, उसको हम फिल्टर लगा करके अलग कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्रॉम द टी लीव,
जब हम चाय बनाते हैं तो फिल्टर लगा करके चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर एट द रूम टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। और इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इन द समर फ्रॉम पॉन्ड, वेल एंड लेक, गर्मी के दिनों में अपने आप इवेपोरेशन होता रहता है। जो हमारा एक बोला जाता है कि हमारे घर में एक पॉट रखा जाता है, घड़ा रखा जाता है, वो घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि उससे इवेपोरेशन होता रहता है, ऑटोमेटिकली वेपर की फॉर्म में वाटर कन्वर्ट होता है और ऑटो कूलिंग उसके अंदर होती है। इस वजह से गर्मियों के अंदर घड़े लिए जाते हैं और घड़ों के अंदर पानी रखा जाता है ताकि वो ठंडा रहे। प्रेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी, यहाँ पे भी जो हमारे टेक्निक यूज़ की जाती है उस टेक्निक का नाम है इवेपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आती है वो है क्रिस्टलाइजेशन। इस टेक्निक का यूज़ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस के लिए किया जाता है। एंड द impure solid and the mixture is heated with the suitable solvent to its boiling point and the hot solution is filter। उसके बाद इसको फिल्टर कर लिया जाता है और क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो अलग अलग एटम मिक्सचर अलग अलग किया जाता है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। पहले हम एक मिक्सचर को वेपराइज करेंगे और फिर उसे कंडेंसेट करते जाएंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। इस तरह से हम जो मैटर को, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको सेग्रीगेट करते हैं, तो डिस्टिलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर। इस मेथड से हम जो करेंगे, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कॉपर सल्फेट और वाटर का जो सॉल्यूशन आ गया उसको इस तरह से कैसे करेंगे, या एक मिक्सचर ले लेते हैं वाटर एंड द मिथाइल अल्कोहल का, और इनको जब सेपरेट करेंगे तो यही सिचुएशन होगी। उसके बाद बारी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। इस प्रोसेस सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट a fractional column is used to separate two or more volatile liquid which has different boiling point। इसमें अंदर आ गया मिथाइल अल्कोहल एंड द एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, हैवी ऑयल को हम अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी कलर, इसका जो मतलब होता है क्रोमा, क्रोमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है कलर। डिफरेंट इन द रेट एच विद द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर आर एब्जॉर्ब इन द स्टेबल एब्जॉर्बेंट। कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बेस पे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। एंड देयर आर द मल्टीपल टाइप ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड द गैस क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। when one component is a liquid and other is in an insoluble। एक तो क्या है, घुलनशील है, और दूसरा insoluble है। insoluble solid heavier than liquid, जैसे मड और वाटर होते हैं, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी जेंटली ट्रांसफर इनटू अनदर बीकर, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, constant temperature at the constant temperature at which the solid become liquid absorbing the heat under the normal pressure। normal pressure के अंदर बोलेंगे उसको बोलते हैं melting point। जैसे melting point of ice का है 0.0 डिग्री सेल्सियस एंड melting point of sodium chloride है 800 डिग्री सेल्सियस। melting point of a substance is a fixed temperature, but if the temperature is but if there are impurities in the melting point of that substance can change considerably। For example, बात करें हम melting point of mixture of ice and the salt, freezing mixture is -15 degree। boiling point की बात करें, the constant temperature at which liquid change to vapor state under normal atmospheric pressure। normal atmospheric बात कहाँ हो रही है, normal atmospheric pressure के अंदर constant temperature पे जब liquid vapor से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल जल्दी बॉयल ऊपर हो जाता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म CCl4 62 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन 46 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा इस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। freezing point, the constant temperature at which the liquid change into the solid by giving out heat energy, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अपने आप इवेपोरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, अपने आप वेपर बनने शुरू हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं।
जिन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी हायर होती है दे लीव फ्रॉम द सरफेस। और जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। इस चीज़ को बहुत याद रखना कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। और जिन एटम की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर हम इवेपोरेशन की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, इस वजह से गर्मियों के अंदर पॉट यूज़ किए जाते हैं। इवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। इवेपोरेशन कैसा लिक्विड है, क्या टेम्परेचर है और कितना सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन बाय डिफ़ॉल्ट काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और लिक्विड कैसा है, लो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट इवेपोरेशन के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। थैंक यू।